गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। देखिए, कल की वीडियो में हमने अध्ययन किया था मानव नर जनन तंत्र के बारे में। कल हमने मानव नर जनन तंत्र के विभिन्न भागों के वर्णन और उनके कार्यों का अध्ययन किया था। मानव नर जनन तंत्र के बाद अगला पॉइंट आता है इस पाठ का मादा जनन तंत्र, क्योंकि निषेचन की प्रक्रिया नर और मादा दोनों के संलयन के फलस्वरूप पूर्ण होती है। तो आज हम यहां पर अध्ययन कर रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जहां तक बात करें तो स्त्रियों में ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नर जनन तंत्र की भांति ही दो भागों में बटा होता है, दो भागों में डिवाइडेड होता है। एक होते हैं प्राथमिक लैंगिक अंग, प्राथमिक लैंगिक अंग, लैंगिक अंग, और दूसरे होते हैं द्वितीयक लैंगिक अंग, द्वितीयक लैंगिक अंग। मैं पहले चित्र बना रहा हूं मादा जनन तंत्र का, देखें आप। ये आपका गर्भाशय है अंदर, ये आपकी अंडवाहिनी नलिकाएं हैं, ये इधर का अंडाशय है आपका,
चित्र देखते रहें। यहाँ पर ये आपका अंडाणु है। ये आपका फंडस भाग है। ये अंडवाहिनी नलिका, अंडवाहिनी, ये गर्भाशय का अंतः स्तर है। गर्भाशय अंतः स्तर, गर्भाशय अंतः स्तर। ये कंप्लीटली आपका गर्भाशय हो गया। ये योनि हो गई आपकी, और ये आपका ग्रीवा वाला पार्ट्स हो गया। और ये आपके अंडाशय, अंडाशय। नीचे लिख देते हैं चित्र मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र। देखिए बच्चों, मैं आपके लिए बता रहा था कि मादा जनन तंत्र के दो भाग होते हैं, अर्थात प्राथमिक लैंगिक अंग और द्वितीयक लैंगिक अंग मिलकर के मादा जनन तंत्र का निर्माण करते हैं। सबसे पहले बात आती है प्राथमिक लैंगिक अंगों की, कि प्राथमिक लैंगिक अंग कौन सा होता है। मैंने आपके लिए कल की वीडियो में बताया था कि नर में प्राथमिक लैंगिक अंग के रूप में जनन कार्य करते हैं, और वहां पर जनक कौन था? वृषण। यहां पर जो प्राथमिक लैंगिक अंग के रूप में जो कार्य करता है वो होता है अंडाशय, अंडाशय, ओवरी। अंडाशय यहां पर प्राथमिक लैंगिक अंग का कार्य करता है। अब बात करें पर अंडाशय की, कि अंडाशय मादा जनन तंत्र में या स्त्रियों के अंदर संख्या में एक जोड़ी पाए जाते हैं, एक बाईं ओर एक दाईं ओर, दो अंडाशय होते हैं। ये अंडाशय जो होते हैं ये अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी के रूप में दो तरीके से कार्य करते हैं। अंतःस्रावी के रूप में ये अंडाशय जो होता है इससे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का स्राव होता है। एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव होता है, जो मादा में या स्त्रियों में द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षणों का विकास करते हैं। मादा में द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षणों का विकास करते हैं। साथ में ही इस अंडाशय से अंडाणुओं का निर्माण होता है, एक्स का निर्माण होता है। दो कार्य करता है, नंबर एक एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का स्राव होता है, नंबर दो अंडाणुओं का निर्माण करता है। इस अंडाशय के अंतर्गत असंख्य अंडाशयी पुटिकाएं पाई जाती हैं। इस अंडाशय के अंतर्गत असंख्य अंडाशयी पुटिकाएं पाई जाती हैं। इन अंडाशयी पुटिकाओं में ही अंडाणुओं का निर्माण होता है। ये अंडाशय मादा में उदर गुहा के बाहर या उदर गुहा के दोनों तरफ, वृक्कों के बीच, योनि गुहा में, गर्भाशय के दोनों ओर उपस्थित होते हैं। ये योनि गुहा है, गर्भाशय है, यहां पर दोनों ओर पाए जाते हैं, एक बाईं ओर एक दाईं ओर स्थित होता है। जब अंडाणु परिपक्व हो जाते हैं, अंडाशय में जब अंडाणु परिपक्व हो जाते हैं तो ये अंडाणु इस अंडाशय से निकलकर अंडवाहिनी नलिका में पहुंच जाते हैं। इस अंडवाहिनी नलिका में निषेचन की प्रक्रिया होती है अंडाणु और शुक्राणु की, और निषेचन की प्रक्रिया होने के फलस्वरूप ये अंडाणु गर्भाशय में पहुंचता है। गर्भाशय में जो युग्मनज जो बनता है, भाई शुक्राणु और अंडाणु के परस्पर संलयन से युग्मनज का निर्माण होता है। ये युग्मनज गर्भाशय में जाकर के रोपित हो जाता है और यहां पर बच्चे का संपूर्ण विकास होता है।
बात करती हैं अपन अगर द्वितीयक लैंगिक लक्षणों की, द्वितीयक लैंगिक अंगों की, तो मादा में द्वितीयक लैंगिक अंग के रूप में 3 अंग कार्य करते हैं। अब वो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? देखिए, पहला है अंडवाहिनी नलिका, अंडवाहिनी। नेक्स्ट है गर्भाशय, और एक है योनि, वेजाइना। देखिए, अंडवाहिनी नलिका, फैलोपियन ट्यूब्स। अंडवाहिनी नलिका, देखिए प्रत्येक ओर के अंडाशय से एक एक अंडवाहिनी नलिका जुड़ी होती है। एक ये अंडवाहिनी नलिका है, एक ये अंडवाहिनी नलिका है। ये इधर के अंडाशय से जुड़ी हुई है, ये इधर के अंडाशय से जुड़ी हुई है। प्रत्येक ओर के अंडाशय से एक अंडवाहिनी नलिका जुड़ी होती है। ये अंडवाहिनी नलिका का मुख्य कार्य होता है कि ये अंडाशय से अंडाणु को लेकर के कहां पहुंचाता है? गर्भाशय तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। अंडवाहिनी नलिकाएं अंडाशय से अंडाणु को लेकर के गर्भाशय तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। साथ में ही मादा में जो निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण होती है, फर्टिलाइजेशन की जो प्रक्रिया पूर्ण होती है, ये फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया भी अंडवाहिनी नलिका में ही पूर्ण होती है। पेपर में कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है कि मादा में निषेचन की प्रक्रिया कहां पर संपन्न होती है? तो मादा में निषेचन की प्रक्रिया अंडवाहिनी नलिका में संपन्न होती है। तो अंडवाहिनी क्या कार्य करती है? अंडवाहिनी अंडाशय से अंडाणु को लेकर गर्भाशय तक पहुंचाने कार्य करती है। साथ में ही निषेचन की प्रक्रिया भी अंडवाहिनी नलिका में संपन्न होती है। ये अंडवाहिनी नलिका उदर गुहा के पीछे भाग तक फैली होती है। ये 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी नलिकाएं होती हैं। 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी नलिकाएं होती हैं। ये अंडवाहिनी नलिका आगे जाकर के गर्भाशय का निर्माण करती हैं। अपने प्रत्येक ओर की अंडवाहिनी नलिकाएं आगे जाकर के गर्भाशय का क्या करती हैं? निर्माण करती हैं। एक यहां पर प्रश्न बन जाता है कई बार कि क्या होगा यदि मादा में अंडवाहिनी नलिका को हटाकर उसके स्थान पर रबर की नलिका लगा दी जाए। प्रश्न आ जाता है कई बार कि क्या कारण, यदि मादा जनन तंत्र में अंडवाहिनी नलिका को हटाकर उसके स्थान पर रबर की नलिका लगा दी जाए। तो देखिए, सिंपल सा आंसर है, अंडवाहिनी नलिका क्या कार्य कर रही है? अंडवाहिनी नलिका अंडाणु को यहां से लेकर कहां पहुंचा रही? गर्भाशय में पहुंचाने कार्य कर रही है और निषेचन की प्रक्रिया कार्य कर रही है। जब अपन यहां पर इसको हटाकर रबर की नलिका लगा देंगे तो क्या होगा उस कंडीशन में? उस कंडीशन में रबर की नलिका में होकर के अंडाणुओं का प्रवाह नहीं हो पाएगा, अंडाणु गति नहीं कर पाएंगे और ना ही निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण होगी। क्योंकि यहां से होकर अंडाणु जाता है तो इसकी जो भित्तियां होती हैं, इसकी भित्तियां लचीली होती हैं, तरल पदार्थ का स्राव होता है, जिसके कारण अंडाणु आसानी से गति करता है और गति करके स्पर्म जो होते हैं, शुक्राणु जो होते हैं, वो भी अंडाणु तक आसानी से पहुंच जाते हैं, निषेचन प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। लेकिन रबर की नलिका में ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं होती है, कोई अनुकूल परिस्थिति नहीं पाई जाती निषेचन के लिए, गति के लिए। इसलिए रबर की नलिका लगाने पर ना तो अंडाणु गति कर पाएगा और ना ही निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण यहां पर होगी। ठीक है, एक बात आती है इसमें आगे चल करके गर्भाशय की। गर्भाशय, यूटेरस। देखिए, गर्भाशय उदर के निचले भाग में मूत्र की थैली और मलाशय के मध्य स्थित होता है। गर्भाशय उदर के नीचे गर्भाशय और मूत्राशय के बीच में स्थित होता है, मूत्र थैली के बीच में स्थित होता है, मलाशय और मूत्रमार्ग के बीच में। यह गर्भाशय एक थैलीनुमा अंग होता है। प्रत्येक ओर की अंडवाहिनी नलिका मिलकर के संयुक्त होकर के गर्भाशय का निर्माण करती हैं। बच्चे का संपूर्ण विकास, भ्रूण का संपूर्ण विकास गर्भाशय के अंतर्गत होता है। जब अंडाणु और शुक्राणु परस्पर संलग्न होकर के युग्म मनज का निर्माण कर लेते हैं, निश्चित अंडाणु हो जाता है, तो यह अंडाणु अंडवाहिनी नलिका से गर्भाशय पहुंचता है और गर्भाशय में पहुंच करके ही भ्रूण का यहां पर रोपण होता है। यह गर्भाशय आगे योनि में खुला होता है, गर्भाशय कहां खुलता है? आगे तरफ योनि में खुलता है। आगे बात आती है योनि की, वेजाइना। देखिए, योनि जो होती है मूत्राशय व मलाशय के मध्य स्थित करीब 8 से 10 सेंटीमीटर लंबी एक नलिका होती है। ये वाला पार्ट्स योनि का है। 8 से 10 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है। यह मैथुन कक्ष के तौर पर कार्य करती है। योनि जो होती है यह मैथुन कक्ष के तौर पर कार्य करती है योनि। साथ में 2 अहम कार्य करती है। नंबर 1, रजोधर्म के समय
रजोधर्म के समय मेंस्ट्रुअल फ्लो के समय जो रक्तस्राव होता है, रक्त प्रवाह जो होता है वो यहीं से बाहर निकलता है। एक और मैथुन का कार्य करती है, दो तरीके से कार्य करती है। देखिए रजोधर्म क्या होता है कि देखिए गर्भाशय जो होता है, यूटेरस जो होता है, ये गर्भाशय प्रति माह निश्चित अन्न प्राप्ति के लिए तैयारी करता है। ये गर्भाशय जो होता है प्रति माह निश्चित अन्न की प्राप्ति के लिए तैयारी करता है, ताकि अंडाणु निश्चित होकर के कहां आवे, गर्भाशय में आवे। इसलिए गर्भाशय की जो दीवार होती हैं, इस दीवारों पर एक पतली परत का निर्माण होता है, इन दीवारों पर प्रति महीने। अब कंडीशन होती है इसमें, कंडीशन क्या होती है, यदि इस गर्भाशय के लिए उस माह में निश्चित अंड की प्राप्ति हो जाती है, निश्चित अंड की प्राप्ति हो जाती है, तो निश्चित अंड की प्राप्ति होने पर यहां पर भ्रूण का रोपण हो जाता है। और अब गर्भाशय में भ्रूण का रोपण आसानी से हो जाता है और गर्भाशय से अपरा के द्वारा भ्रूण जुड़ जाता है, प्लेसेंटा द्वारा जुड़ जाता है और भ्रूण का विकास होता रहता है। बाई चांस या किसी कंडीशन में माना कि इस गर्भाशय के लिए उस महीने में निश्चित अंड की प्राप्ति नहीं होती है, अतः नर और मादा मैथुन की प्रक्रिया नहीं होती है और इस अंडाणु के शुक्राणु नहीं मिल पाते हैं, जिससे अंडाणु निश्चित होकर के नहीं आ पाता है। जब निश्चित अंड प्राप्ति नहीं होती है तो माह के अंतिम दिनों में 28वें दिन में यह गर्भाशय की जो अंतः स्तर की जो दीवारें जो बनी थी, ये अंतः स्तर की दीवारें, अनिश्चित अंड, ये दीवारें पुनः गर्भाशय में गिरना प्रारंभ कर देती हैं और 28वें दिन ये जो सारा अंतःस्तर, अनिश्चित अंड या फिर अन्य जो वेस्ट मटेरियल होता है, ये सारा योनि के द्वारा सही से बाहर निकाल दिया जाता है, जिसे हम रजोधर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? रजोधर्म कहते हैं। ये 28 से 30 दिन के अंतर्गत होता है, लास्ट के 28, 29, 30 दिन महीने के, और यह प्रक्रिया 3 से 5 दिन तक चलने वाली होती है। 3 से 5 दिन तक चलने वाली प्रक्रिया होती है, जिसे हम रजोधर्म कहते हैं। जब निश्चित अंड की प्राप्ति हो जाती है तो यह प्रक्रिया बंद हो जाती है, क्योंकि निश्चित अंड की प्राप्ति होने के पश्चात गर्भाशय इस तैयारी करना बंद कर देता है और यहां पर पुनः भ्रूण का विकास प्रारंभ हो जाता है। यह था आपका मादा जनन तंत्र। एक छोटी सी चीज और रह गई इसमें कि योनि जो होता है, इस योनि का माध्यम अम्लीय होता है। इस योनि का माध्यम अम्लीय क्यों होता है? क्योंकि यहां पर लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाए जाते हैं। मादा की योनि के अंतर्गत लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु पाए जाते हैं। जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु यहां पर लैक्टिक अम्ल बनाते हैं। कौन सा अम्ल बनाते हैं? लैक्टिक अम्ल बनाते हैं, जिसके कारण योनि का माध्यम कैसा होता है? अम्लीय होता है। तो यह बात थी आपकी मादा जनन तंत्र की। दोबारा देख लें, मादा जनन तंत्र के दो मुख्य भाग होते हैं, अर्थात प्राथमिक लैंगिक अंग और द्वितीयक लैंगिक अंग मिलकर के मादा जनन तंत्र का निर्माण करते हैं। प्राथमिक लैंगिक अंग में आते हैं अंडाशय। अंडाशय संख्या में एक जोड़ी होते हैं, गर्भाशय के दोनों ओर पाए जाते हैं। असंख्य अंडाशय पट्टिकाएं पाई जाती हैं, जिनमें अंडाणु का निर्माण होता है। दो हार्मोन्स का स्राव होता है, यहां से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जो मादाओं में द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षणों का विकास करते हैं। द्वितीयक लैंगिक अंग की बात करें, 3 पार्ट्स होते हैं, अंडवाहिनी, गर्भाशय और योनि। अंडवाहिनी नलिकाएं संख्या में एक जोड़ होती हैं। कुंडलित नलिकानुमा संरचनाएं होती हैं, 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती हैं। प्रत्येक ओर के अंडाशय से अंडाणु को ले जाने का कार्य करती हैं। बात करें गर्भाशय की, तो गर्भाशय थैलीनुमा अंग होता है, जो उदर गुहा के नीचे मलाशय और मूत्र थैली के बीच में स्थित होता है। इस गर्भाशय में भ्रूण का रोपण होता है निश्चित अंड की प्राप्ति के पश्चात, और वह भ्रूण रोपण की प्रक्रिया के द्वारा अर्थात अपरा के द्वारा गर्भाशय से जुड़ा होता है। योनि 8 से 10 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है। यह योनि मैथुन कक्ष तौर पर कार्य करती है तथा रजोधर्म के समय निकलने वाले संपूर्ण स्राव भी यहीं से होकर के बाहर निकलते हैं। बात आती है इस पाठ की अगली, प्रजनन की अवस्थाएं। जनन का लास्ट पॉइंट है इसमें, प्रजनन की अवस्थाएं। देखिए प्रजनन की 4 अवस्थाएं होती हैं। रिप्रोडक्शन की 4 अवस्थाएं होती हैं। 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? पहला है युग्मक जनन।
प्रजनन की अवस्थाएं। पहला है युग्मक जनन, दूसरा है निषेचन, तीसरा है भ्रूण का रोपण, चौथा है प्रसव। देखिए, पहला है युग्मक जनन, दूसरा है निषेचन, तीसरा है भ्रूण का रोपण या विदलन, और एक लास्ट है इसका प्रसव। देखिए, सबसे पहले बात करें युग्मक जनन की। देखिए, नर युग्मक और मादा युग्मक, दो युग्मक होते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक। नर युग्मक होते हैं शुक्राणु और मादा युग्मक होते हैं अंडाणु। ध्यान सुने, नर युग्मक होते हैं शुक्राणु और मादा युग्मक होते हैं अंडाणु। पुरुषों के या नर के वृषण में शुक्र जनन की प्रक्रिया के फलस्वरूप शुक्राणु का निर्माण होता है। नर के वृषण में शुक्र जनन की प्रक्रिया के फलस्वरूप नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण होता है, जबकि मादा में अंडाशय में अंड जनन की प्रक्रिया के फलस्वरूप अंडाणु का निर्माण होता है। तो यह तो प्रक्रिया हुई आपकी युग्मक जनन की, नर में अलग मादा में अलग। युग्मक जनन की प्रक्रिया से शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण होता है। दूसरी बात करें निषेचन की, जब नर और मादा में परस्पर मैथुन की प्रक्रिया होती है। किसकी प्रक्रिया होती है? मैथुन की। तो मैथुन की प्रक्रिया के फलस्वरूप शुक्राणु और अंडाणु परस्पर संलयित होते हैं, और संलयित होने को अपन क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। परिभाषा किस प्रकार देंगे? नर युग्मक और मादा युग्मक के परस्पर संलयन की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि शुक्राणु और अंडाणु के परस्पर संलयन की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। इस निषेचन की प्रक्रिया के फलस्वरूप ये जो अगुणित जो युग्मक हैं, ये अगुणित युग्मक परस्पर संलयित होकर के युग्मनज का निर्माण करते हैं। किस निर्माण करते हैं? युग्मनज का या जाइगोट का निर्माण करते हैं। बात करें भ्रूण के रोपण व विदलन की। देखिए, जब यहां पर युग्मनज बन जाते हैं तो ये जो युग्मनज होते हैं कहां चले जाते हैं? गर्भाशय के अंतर्गत चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं? गर्भाशय के अंतर्गत चले जाते हैं। ये युग्मनज जो होते हैं ये समसूत्री विभाजन के द्वारा एक संरचना का निर्माण करते हैं जिसे हम कहते हैं कोरक। क्या कहते हैं? कोरक कहते हैं, और इस प्रक्रम को कोरक भवन कहा जाता है। ये जो युग्मनज जो बनता है यहां पर शुक्राणु अंडाणु से द्विगुणित जो होता है, देखिए ध्यान रखें ये युग्मक तो होते हैं अगुणित, लेकिन ये जो युग्मनज बनता है ये कैसे होता है? द्विगुणित होता है। ये युग्मनज जो होता है समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया के फलस्वरूप एक संरचना का निर्माण करता है जिसे हम क्या कहते हैं? कोरक कहते हैं। ये कोरक जो होता है इस गर्भाशय में पहुंच करके, ये गर्भाशय में पहुंच करके इसके अंत स्तर पर स्थापित हो जाता है, और ये एक संरचना के द्वारा जुड़ता है, और उस संरचना को अपन कहते हैं अपरा या प्लेसेंटा। अपरा या प्लेसेंटे के द्वारा जुड़ जाता है, और 9 महीने तक फिर यहीं पर इस भ्रूण का विकास होता रहता है। लास्ट पॉइंट आता है प्रसव। भ्रूण के रोपण के पश्चात भ्रूण जो होता है विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है। लगातार इसका विकास होता रहता है, और विकास होने के पश्चात इसकी अवधि पूर्ण हो जाती है। तो अवधि के पूर्ण होने के पश्चात ये जो शिशु जो होता है, इस शिशु को योनि मार्ग के द्वारा शरीर से बाहर निकल आता है, अतः बच्चा जन्म लेता है, और शिशु के जन्म की जो प्रक्रिया होती है वो कहलाती है प्रसव। शिशु के जन्म की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रसव कहलाती है। दोबारा सुन लें, प्रजनन की 4 अवस्थाएं होती हैं: युग्मक जनन, निषेचन, भ्रूण का रोपण और प्रसव। इन 4 अवस्थाओं में जाकर बच्चे का क्या होता है? जन्म होता है। यहां तक हमारा जनन तंत्र कंप्लीट होता है। लेसन का नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्र, जिसमें हम मानव मस्तिष्क का अध्ययन करेंगे, केंद्र तंत्र का विस्तार से। इसका अध्ययन हम अगली वीडियो में करेंगे, अर्थात कल करेंगे। आज के लिए इतना बहुत, धन्यवाद।